और अब वक्त है उस शख्सियत को मंच पे आमंत्रित करने का। मैं सुबह जब एक बार यहाँ इस कार्यक्रम स्थल का देखने के लिए आए थे, उसने चरण छुए और खड़ा हुआ। तब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? तब उसने कहा कि मेरा नाम महेंद्र सिंह फोगेरा है। जैसे ही उसने फोगेरा का नाम लिया, मैंने कहा फोगेरा वाले आप लोग सब जगह पहुंच गए हो अब तो। तब उसने मुझे जो एक बात बताई वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उसके 1-2 मिनट में मैं गणपत सिंह जी को इस मंच पे आमंत्रित करूंगा। उसने कहा सर, एक समय था जब हमसे कोई पूछता था कि कहां से हो, तो हम कहते थे बाड़मेर से। फिर हमसे पूछते थे बाड़मेर में कहां से हो, तब हम कहते थे फोगेरा गांव से। तो सब हमें पूछते थे फोगेरा कौन सा गांव है, कैसा गांव है। और आज हम राजस्थान की किसी भी कोने में खड़े होकर जब हम अपने गांव का नाम लेते हैं कि हम फोगेरा के हैं, तो हमें सीधा कहा जाता है अच्छा आप गणपत जी के गांव के हो। ये सर ने जो यश कमाया है, ये जो अपने गांव का नाम रोशन किया है, एक शिक्षक जब तपता है, जब प्रयास करता है और विद्यार्थियों का भावनात्मक रूप से मार्गदर्शन करता है, तब वो अपने न केवल खुद का नाम बल्कि अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राजस्थान का नाम रोशन करता है। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कर्तृत्व हम सबके बीच में है, जिनके लिए मुझे लगता है कि ये शब्द कम पड़ जाएंगे कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है। आप सब जानते हैं कि यहां तक की यात्रा तय करने में बहुत सी बाधाएं, बहुत सी समस्याएं आई होगी, लेकिन उन सबको, उन बाधाओं के समय अपने आप हिम्मत रखी, उनसे मुकाबला किया, उनसे डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि लगातार विद्यार्थियों के बीच में रह रहे हैं और लगातार विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। ऐसी शख्सियत बाड़मेर के, पश्चिमी राजस्थान के थार के धोरों से तपकर उस मरुस्थल से निकली एक व्यक्तित्व, जिन्होंने राजस्थान के हजारों नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। और एक ऐसा मार्गदर्शन जिसे विद्यार्थी अपनाता है, जिसे विद्यार्थी स्वीकार करता है, जिसे विद्यार्थी अपने मन में उनकी एक एक बात को सजो कर रखता है। और जब जब उसको लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, अब मैं निराश हो रहा हूं, उस समय मुझे लगता है कि सर की कोई छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर एक नई ऊर्जा के साथ अपने किताब, अपनी कलम के साथ में फिर से अपने अध्ययन की उस यात्रा को तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। ऐसे थार के मरुस्थल में तपकर बना एक सोना अपने ज्ञान के प्रकाश से हम जैसे हजारों लाखों विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों और शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं, ताकि कोई हताश ना हो, ताकि कोई निराश ना हो, ताकि किसी विद्यार्थी के जीवन में कोई समस्याएं नहीं हो, और यदि वो समस्याएं आए तो उनका निदान कैसे करें। ऐसे हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समसामयिक जैसे विषय के विद्वान व्यक्ति हम सबके बीच में हैं। ये पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा खुशबूदार पौधा है जिसकी खुशबू से, जिसकी महक से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी विद्वता से न केवल खुद मुकाम पर पहुंचे बल्कि हम सब की राहों में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको इन पंक्तियों के माध्यम से आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पे आमंत्रित करूंगा कि कदम कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। कदम कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। रुकना नहीं, तू झुकना नहीं, आगे सदा तू बढ़ते जाना। कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। तूफानों से टकराते जाना, मुश्किलों से तू लड़ते जाना, हो सामने मंजिल तो उस मंजिल की ओर बढ़ते जाना। कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। कांटों को हटा के तू फूल राहों में बिछाते जाना। याद करेगी दुनिया तुमको, याद करेगी दुनिया तुमको। तू प्रेम की ज्योत जलाते जाना, तू प्रेम की ज्योत जलाते जाना। डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, आप सबकी जोरदार तालियों और ऊर्जा के साथ में डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित।
मैं आप सभी को एक बार ऐसे अचानक से देखकर, जब मैं अंदर एंटर हो रहा था यहाँ पे, तो थोड़ा सा एकदम नर्वस सा हो गया था। फिर नर्वस होने के बाद में थोड़ा जब आगे बढ़ा, तो उसके बाद मैंने फिर जान बचाने की बस जब कोशिश की तो तो अंदर के सारे हार्मोन वापस एक्टिव हुए और नर्वसनेस थोड़ी थोड़ी जाती रही। फिर जब मंच पे आया और आप सभी को देखा, तो सच कहूं तो थोड़ा सा मैं भावुक हो गया। और फिर जब सुरेंद्र जी ने बात को जब मेरी गांव से जोड़ दिया, फोगेरा से, गांव के साथ मेरा गजब लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं बड़ा भावुक व्यक्ति हूँ। ऐसे व्यक्तित्व में दोनों प्रकार की बातें हैं। एक वो बात शुरू करूं उससे पहले एक वो शेर है, आपने सुना होगा कि सदा दिली ऐसी कि जान दे दो मुस्कुराते मुस्कुराते, और गुरूर ऐसा कि खुदा से भी बात न करूं। तो क्या व्यक्ति को सिचुएशन के अनुसार दोनों रूप रखने पड़ते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चों जैसे होते हैं, और कभी कभार कोई बहुत बड़े लोग हो जाते हैं ना, बहुत बड़े का मतलब बहुत बड़े, तो फिर उनके साथ हमें बहुत बड़ा बनना पड़ जाता है कई बार। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। सूरतगढ़ की इस पावन धरा पर आयोजित हो रहे ज्ञानोदय 3.0 1.0 यहीं पे हुआ था। पिछली बार अपन हॉल के अंदर थे, इस बार अपन हॉल के बाहर आ गए हैं। फिर भी स्पेस हमने सोचा था कि पिछली बार जगह छोटी थी, इस बार भी जगह तो हमने हमारे हिसाब से काफी ली थी, बट आप लोगों का प्रेम इतना है कि लोग अपनी भाषा में, अपने रूप से, अपनी व्याख्याओं से संज्ञा देंगे कि भीड़ है, लेकिन मेरे लिए ये भीड़ नहीं है। मेरे लिए ये प्रेम है, विश्वास है। और सर पूछ रहे थे कि बात की शुरुआत उस जवाब से करना। अभी तो मैंने शुरुआत की नहीं, उससे पहले ही वो जवाब दे देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा कि कि आपको कैसे पता चलता है। सर, ये सब बच्चे मेरे अंदर बसते हैं और मैं इनमें बसता हूं। और ये जो सोचते हैं ना, ये जो सोचते हैं वो सेम सोच मेरी होती है, क्योंकि हमारी जहां से हमारा ग्रोइंग हुआ है, हम जिन परिस्थितियों से उठे हैं वो सेम परिस्थितियां रही है। तो मैं इनको समझ सकता हूं, ये मेरे को समझ सकते हैं। शायद यही कनेक्शन है कि आप बिना कहे ही कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं कि आवश्यकताओं को पूरा कर देती हैं। तो ज्ञानोदय 3.0 के कार्यक्रम के इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ साथी, अंग्रेजी के विषय विशेषज्ञ, बहुत शांत स्वभाव के धनी और हमेशा विभिन्न प्रकार की लाइमलाइट से दूर रह के ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे प्यारे गुरनानी जी सर। मेरी कल ही सर से बात हुई, मैंने कहा सर आप भी बधाना, क्योंकि मेरा थोड़ा बच्चों को देख के, मैं हालांकि इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ थोड़ा, तो क्या बता कई बार थोड़ा सा डाउन फील करने लग जाता हूँ। और आप साथ होते तो मुझे थोड़ा ठीक लगे, मैं यूँ भरूड हो रहा हूँ मारवाड़ी में कहते हैं ना कि यूँ भरूड हो रहा है मारो थोड़ा। आपका बहुत धन्यवाद सर कि एक सिंगल कॉल पे आपने कहा ठीक है मैं उपस्थित रहूंगा। साथ में बैठे सुधीर जी, और इसके साथ में पूरी टीम जो है हमारी एग्री हब जेट की, जो बहुत कर्मठ टीम। साथ में हमारी जो बाड़मेर से हम लोग, क्योंकि कई बार संसाधन सीमित हो जाते हैं तो हमें हमारे लोग भी भेजने पड़ते हैं, तो हमारी टीम पूरी, इन सबको ही मैं शुक्रिया करूंगा। उससे पहले मेरे लिए इस पूरे कार्यक्रम का जो मेन केंद्र बिंदु है वो आप सभी है। बिना आपके ये हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सवाई जी से कहा, सवाई हमारी पूरी, आप कॉर्नर पे खड़े हैं, पूरा काम मैनेज करने का जिम्मेदारी इनकी है। एक दिन पहले ही आ गए थे बाड़मेर से। आपको कभी रात को 12 बजे भी करंट अफेयर्स की अगर यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो रही होती है तो आप कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन पे हिस्ट्री की अगर रात को 2 बजे क्लास अपलोड हो रही है तो आप कर रहे होते हैं।
आपके कोई भी कंफ्यूजन होते हैं एप्लीकेशन वगैरह पे या फिर कोई भी फोन कॉल पे, आप कई बार गालियां भी निकाल देते हो तो ये सुन रहे होते हैं। तो इनको पूछा मैंने कहा आपको क्या लग रहा है, तो कि नहीं सर बहुत बढ़िया है और अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे खूब आएंगे, आप कुर्सियां खाली नहीं रहेगी। मुझे बहुत डर था, सुबह 7-8 बजे तक मैं काफी नर्वस था। मैंने कहा होता क्या है कि देखो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो और फिर इसमें अगर 200-400 बच्चे बैठे हुए हो तो फिर वो पूरा हॉल खाली सा लगता है। और फिर हालांकि हम तो बात कह के चले जाएंगे, लेकिन वो क्या वीडियो बन जाते हैं ना, तो फिर क्या थोड़ी फिर उनको कौन झेलेगा। मेरे से तो क्या है कि काम इतने पड़े हैं कि वो झेलने का इतना समय नहीं मिलता। तो आप सभी पांडाल को देखकर मैं बहुत अभिभूत हूँ आपके प्रेम से। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आपका मुझे प्रेम मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे माता पिता के अच्छे कर्म रहे होंगे, हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म रहे होंगे कि मुझे इस मात्रा में प्रेम मिल रहा है। इसको मैं इस प्रेम से कभी ऋण नहीं हो सकता, ये ऋण मेरे से कभी नहीं उतरेगा, चाहे मैं कितनी वीडियो बना लूं, कितना भी काम कर लूं। यह अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, मेरे लिए अविश्वसनीय है, अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। मैं इसको कभी भी शब्द नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों का और साथ में जो गुरुजन विराजे हैं सूरतगढ़ के इस शिक्षा नगरी से, आप सभी का, लाइब्रेरी पीजी संचालक जितने भी जो साथी है, पुस्तक भंडार के जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी का मैं हृदय की अंतस्थ गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि बिना आपके ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करूंगा पूरी एग्री हब टीम का, राकेश जी के नेतृत्व में। पिछले 10-15 दिन से आपका खूब माथा खाया इन्होंने, कभी टेम्पो चला के, कभी लाइब्रेरी में पोस्टर लेके आके आपको सूचना बार बार टॉर्चर किया है आपको कि आपको 27 तारीख को आना है, 27 तारीख को आना है। इन्होंने बहुत समर्पित होकर प्रयास की, मैं आप सभी इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी पूरी टीम सवाई जी के नेतृत्व में जो काम कर रही थी वेल मैनेज तरीके से, हमें पता ही नहीं, मुझे केवल माइक आके पकड़ना होता है, बाकी सारा काम सवाई जी, प्रवीण, करण शाह, ये सारे अपने पूरी टीम मिलके काम करती है। इनका मैं हमेशा से ऋणी रहा हूं, क्योंकि बिना इनके मेरा कभी कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हो सकता। मेरे हर कार्यक्रम के पीछे बैकग्राउंड में ये चेहरे आपको मिलेंगे, यही है वो जितना वेल मैनेज तरीके से काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे अनुज, बोल दूं आज अनुज बोल देता हूँ, ये इनकी इच्छा है कि आप मुझे अनुज कहा करें, अग्रज ना कहें। तो इनकी इच्छा का ख्याल रखते हुए हमारे अनुज सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित इस दौर में जब राजनीति विज्ञान एक जूझ रहा है, जिस समय नाव पतवार डगमगाई हुई है, और उस समय सुरेंद्र जी उस नाव संभालने की कोशिश किए हुए लगातार जुझारू तरीके से लड़ रहे हैं, और मैं पीछे से सपोर्ट कर रहा हूँ, लगे रहना थोड़ा और बस हम अब पहुंच गए हैं, किनारा आने वाला। उसमें लगातार पिछले 3 साल से राजनीति विज्ञान को खूब मेहनत कर रहे हैं, और मैंने जिन जिन बच्चों को सुरेंद्र जी के पास भेजा, मेरे को आज तक कोई शिकायत नहीं आई। जिस दिन मैंने सुरेंद्र जी का शिकायत आ गई तो मैं शिक्षक रूप में आऊंगा, भाई रूप खत्म हो जाएगा उसी समय, और ढंग से सुनाता हूं, और वो फिर आप सुन नहीं पाओगे। तो बहुत तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, और जनरली जब भी अपना कोई कार्यक्रम होता है तो आप मंच पे मेरे साथ रहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने उन सारे बच्चों को छोड़ के, जो हजारों बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप पधारे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका मेरे प्रति प्रेम है। हम 2016 की वैकेंसी में 7 ही लेक्चरर बने थे, और उसके बाद में आपने जीवन में फर्स्ट और लास्ट एक ही एग्जाम दिया लेक्चरर का, उसमें संतुष्ट होकर बैठ गए। फिर 3 साल पहले हमने इनको वापस पिस्ट किया, मतलब यहाँ घोखा करें कि भाई पढ़ाई करो। तो मैंने कहा ऐसे बैठे बैठे से क्या होगा, कुछ काम कर लो आप। तब इन्होंने वापस राजनीति विज्ञान की किताबें हैं वो खोली। मैंने कहा वापस तो मत खोलो, क्योंकि वापस जो आपने किताबें पहले पढ़ी है वो कुंजियां काम की है नहीं, अब आप नई किताबें खोलो। फिर आपने नई किताबें लाई और उसका काम शुरू किया, जिसका परिणाम आपके सामने मार्केट के बच्चे अच्छे से जानते हैं। इन सब बातों के बाद में मैं आता हूँ मूल बिंदु पे, जिसके लिए आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मूल बिंदु से पहले भी एक और बात रह गई है, वो कह देता हूँ, फिर क्या है कि फ्लो में आएंगे, उसके बाद में फिर दूसरी बातें याद नहीं आएगी।
कई ऐसी चर्चाएं चलती है कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। तो मैं यही कह सकता हूं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा न तो कोई कोचिंग खोलने का उद्देश्य है, न हमारा कोई ऐसा राजनीति में आने का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन बच्चे हर दिन हम बात करते रहते हैं, ऑनलाइन में ऐसे हजारों बच्चे जिन्होंने न हमें कभी भौतिक रूप से देखा, न हमने उनको कभी भौतिक रूप से देखा। तो साल में एक बार हमारे अंदर से ऐसे ना, ऐसे वो होती है ना बीचनी जिकन के अगर एकदम अमूजनी टाइप के, एक बार चलते हैं और देख के आते हैं, बच्चों से मिल के आते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कैमरे के सामने अकेले खड़े रह रहे कि व्यक्ति थक जाता है। तो इसलिए साल में एक आध बार वहां जाएं जहां बच्चों की संख्या ठीक ठीक है। तो बच्चों की संख्या की बात आती है तो फिर सूरतगढ़ याद आता ही, हर बार याद आता है। और पिछली बार जब 15 नवंबर को कार्यक्रम किया गया था तो आपने जो प्रेम दिया था वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। अब आपने इस बार और उससे बढ़ा के प्रेम दे दिया तो हम आगे भी नहीं भूलेंगे इसको। तो कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपसे बात करना और आपसे एक प्रकार से मार्गदर्शन की बात करना। हमारा तो यूं है कि कोई बहुत लंबा सोच के चलते हैं, लेकिन रणनीतियां व्यक्तिगत लेवल पे काम करती है। मुझे मजरू सुल्तानपुरी की वो लाइन बड़ी याद आती है और कई बार मैं बोलता भी हूँ कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, आप जुड़ते गए, आप मिलते गए और कारवा बनता गया। मैं तो अकेला ही चला था, मैं तो मंजिल की ओर अकेला ही चला था। मैं मेरे गांव से निकल के आया हूँ और फोगेरा को अगर आप कभी देखोगे, आज आपने सुना है फोग वनस्पति होती वहाँ पे, इसलिए फोग वनस्पति ऐसी वनस्पति है जिसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना पानी भी खड़ी हो जाती है, लू को भी, थपेड़ों को भी सह लेती है, आंधियों को भी सह लेती है, जड़ें भी बड़ी गहरी होती है, कितने भी आवारा पशु उसके ऊपर आ जाए उसके बाद में वो वापस पसर जाती है। हम उस वनस्पति के क्षेत्र से आते हैं तो निश्चित तौर पे वो वनस्पति की विशेषताएं वहाँ के जीव जंतुओं में और मनुष्यों में भी है। तो हम उस क्षेत्र से आते हैं डेफिनेटली। मैं मेरी बात को शुरू करूंगा। आज हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। ये बातें आप खूब सुन चुके हो और आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में पता भी है। पढ़ाई के अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनसे हम जूझ रहे होते हैं। कुर्सियां वगैरह पीछे होगी तो मुझे लगता है थोड़ा थक जाओगे बहुत। अच्छा, न्यू कुर्सियों से अरेंजमेंट किया है, ठीक है ठीक है, हाँ फिर ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को डायरी भी शायद नहीं मिली होगी, नहीं मिली तो मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने तो कितनी करवाई थी, 2025 करवाई थी, वो तो चली गई अथवार। अब वो थोड़ा सा आपको समय पे आना था। मैंने तो क्या, मेरे को एक डर और भी था। एक बार क्या हुआ कि हम खेत जा रहे थे डोके काटने के लिए, तो बच्चों को मैंने कहा कि अपने को 15 आदमी चाहिए। मम्मी ने कहा था कि 15 लोगों को लाना, इतने ज्यादा है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बच्चों ने कहा कि, मैंने कहा ज्यादा नहीं आना, 15 ही आने। तो बच्चों ने कहा कि बहुत भीड़ है, जाके क्या करेंगे, 15 हो गए होंगे। ऐसे करते करते कोई नहीं आया सुबह तक। मैंने कहा भाई यहाँ ये स्थिति नहीं होगी कि बहुत भीड़ होगी, कहाँ बैठेंगे, नहीं चलते। अगर ऐसे नहीं चलोगे तो फिर मेरे तो हो गया काम बराबर पूरा। चलो ये हास्य विनोद हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब हम बात करेंगे कि पढ़ाई के अलावा भी आप किन चीजों से गुजरते हैं। देखिए, मैं सीधा मेरे पे आता हूं और यहीं से बात शुरू करता हूं। देखिए, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं। किसी का टारगेट अध्यापक भर्ती परीक्षा है, किसी का सब इंस्पेक्टर है, किसी का राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, किसी का व्याख्याता है, किसी का वरिष्ठ अध्यापक है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ यहाँ आया हुआ है। कई बच्चे असफल भी हो रहे हैं, कई सफल भी हो रहे हैं, कई आप में से चयनित होते जा रहे हैं। कई बच्चे हैं जो निरंतर असफल भी होते जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए, सफलता मिल नहीं रही है। कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, कुछ मार्जिन से पीछे छूट रहे हैं। और इस दौरान वो विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल कर रहा होता है वो स्टूडेंट, और वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। वो सिर्फ वो व्यक्ति महसूस करता है
जिनसे वो गुजर रहा है। मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, आपका सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी दिमाग में प्लान बना लो शानदार वाले, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, देखो मैं यहां पे जाके नियतिवादी हो जाता हूं। मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूं कि नियति ने जो आपके लिए तय किया वो बड़ा शानदार तय किया है। बस भरोसा इस बात पे रखना है कि हमें हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो अभी इस समय हमारी जो ड्यूटी बनती है, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। बाकी नियति ने आपके लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, इस बात में मैं बहुत विश्वास करता हूं। मैं ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर में था, ठीक ठीक स्तर बना लिया था उस समय, और एक जॉब में सिलेक्शन होता है। फाइनल ईयर की बात है, 2009 की बात है। उस समय सपना बुना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, सेना में जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को जरूर चुनेंगे, या तो वर्दी पहनेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। और नियति ने कुछ और तय कर रखा था। मैं कहता हूं ना, आप सोचते हो उसके अनुसार बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। होता वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए व्यवस्थित रूप से लिख रखा है। आप कहां जाने वाले हो आपको नहीं पता। अब मैं दिल्ली पहुंचा सिविल सर्विसेज के लिए, सारी चीजें ठीक चल रही थी, प्री भी पास हो गए, उम्मीद थी मेंस भी कर लेंगे। और उसी समय बीमारी डायग्नोस होती है मेरे, कोलाइटिस में अल्सर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि लाइलाज है। डॉक्टर ने कहा कि 3 टैबलेट के साथ में जिंदगी गुजारनी है। बहुत बुरा सा लगा था, क्योंकि आपका सपना जब आपके सामने मरता है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। अगर वो चीजें उस समय बीमारी की स्थितियां नहीं पैदा होती तो निश्चित तौर पे मैं आज न तो इस जगह खड़ा होता, न मुझे इतने बच्चों का प्रेम मिल रहा होता। मैं आज जब इन चीजों को देखता हूं, मैं किसी भी शहर जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, साथियों से मिलता हूं, और जितना मुझे प्रेम मिलता है ना, उससे मुझे बड़ा अंदर से इतना अभिभूत हो जाता हूं कि अगर उसी समय सेना में या प्रशासन में जाता तो आज मुझे मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जान रहा होता, इन बच्चों का प्रेम मुझे कभी नहीं मिल रहा होता। तो नियति ने क्या तय किया? नियति ने शिक्षा क्षेत्र तय किया, और हम प्रशासन के उद्देश्य के साथ निकले और कॉलेज में आके रुके। बात ये थी, इस पूरी बात में निष्कर्ष ये था कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, अपनी धुन में मेहनत करते रहे, फेल हुए, पास हुए, फेल भी हुए, पास भी हुए, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं होता। और जो असफल नहीं हुआ है उस व्यक्ति को कभी भी आने वाली जनरेशन की समस्या पता नहीं चलेगी। आज मैं अगर आपकी बात को समझ पा रहा हूं, इसके पीछे कारण है कि मैं खूब असफल हुआ हूं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें मैं फेल नहीं हुआ हूं। लेकिन बात वापस ये है कि वापस चीजों को शुरू भी हमें ही करना है। इसलिए सबसे पहली बात आप सभी को मैं ये कहूंगा कि बस मेहनत करते जाएं, बाकी नियति भी छोड़ दें। जब आप अंदर से डरने लगते हैं, चिंतित होते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, सीट कम है, उस समय वापस मैं ये बात याद दिलाता हूं, ये चिंता और भय आपको खोखला कर देंगे अंदर से। आपकी सोचने से कुछ नहीं होना, बस मेहनत करते जाओ, जो होगा वो आपको मिल के रहेगा। कौन किधर जाने वाला है ये आपको नहीं पता, बस शर्ते मेहनत में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी तैयारी खराब हो। नियति के भरोसे बैठ नहीं सकते आप, परंतु मेहनत करते जाओ और रिजल्ट को नियति के ऊपर छोड़ सकते हो। जिन्होंने जो प्लानिंग की वो आपको मिल के रहेगी। दूसरी बात, जब ये असफलताएं मिल रही होती है तो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो आपको मेंटली हरास भी करता है। वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो साथी लोग भी हो सकते हैं, वो समाज भी होता है। और ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आलोचक नहीं होंगे या जिसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले लोग नहीं होंगे।
नौकरी लगने के बाद भी कर लेंगे। चयन के बाद आपको क्या लगता है कि नहीं कहेंगे, कह देंगे ये पेपर लेन पास हुआ है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये वर्ग हर जगह मिलेगा और ऐसे वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि ये केवल आप सुनते हो, हमने भी खूब सुना है, सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे बढ़िया जवाब होता है मौन। शांत हो जाओ, संयमित हो जाओ, कुछ नहीं कहना है। मौन में बड़ी ताकत है। मौन आपकी गहराई को बचा कर रखता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, हर व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश करता है, जो खुद को एक्सपोज करता है, उसकी गहराई सबको पता चल जाती है कि कितना गहरा व्यक्ति है। भय उससे लगता है जो शांत रहता है। जो शांत रहता है वो हमेशा आश्चर्य का विषय होता है कि इसमें और कितनी गहराई बाकी है, ये क्या क्या कर सकता है। और ये उस पक्ष के लिए बड़ा घातक होता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि कुछ बोले ये, ताकि पता तो चले कि इसमें अंदर कितना है। और अगर आप मौन को पकड़ के बैठे हैं तो आप यकीन मानिए कि दुनिया की सारी लोगों के नकाब उतर जाते हैं, सबकी शक्लें आपके सामने आ जाती है और आपको वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे। वो ताकत होती है मौन में। इसलिए कहता हूं कि जब भी ऐसी स्थितियां आती है, कोई कटाक्ष करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई कमेंट डाले आपके ऊपर, मस्ती से इसको सुन लो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। अगर आप उन बातों से प्रभावित होकर अपने काम प्रभावित कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा अगर उन चीजों में नष्ट हो रही है, मतलब यह है कि जो लोग आपके खिलाफ है वो सफल हो रहे हैं और आप हार रहे हो। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि इस जीवन में ये सबसे ज्यादा सुनने को आपको मिलता है। आपके पास छोटी नौकरी है तो बड़ी के लिए ताना मारा जाएगा, नहीं है तो नौकरी के लिए मारा जाएगा। और ये चीजें कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि सर मेरे को यह कह दिया, मेरे साथ वाले सेलेक्ट हो गए, मैं दुखी हूं। मैं दुखी क्यों है? थारी लाग जाएगा, दिन गति लाग जाए, मेहनत कर जा। और मेहनत ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होना। ऐसी स्थितियों से निकलने का सबसे बड़ा तरीका होता है शांत होना। तीसरा, जब हम इस स्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो कई बार हम कई चीजों का ध्यान नहीं रखते। एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी जगह जाते हो, आप बाद में पहुंचते हो, आपसे पहले आपका व्यक्तित्व पहुंच जाता है वहां पे। मैं तो 27 तारीख को आया हूं, लेकिन जब पता चला कि मेरा सेमिनार है सूरतगढ़ में, मेरा व्यक्तित्व उसी दिन यहां पे पहुंच गया था, उसी दिन पहुंच गया था। इसलिए व्यक्तित्व जो गति करता है ना, वो आपकी गति से बहुत गुना आगे गति करता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनी छवि, अपना व्यक्तित्व इतना बढ़िया बनाइए कि आपके जाने से पहले ही वहां पे माहौल बन जाए कि अच्छा व्यक्ति आने वाला है। और ये व्यक्तित्व की शुरुआत जो होती है ना, वो इस स्टेज से हो जाती है। उस पे काम करिए आप। और व्यक्तित्व बनाने के सिंपल तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? अच्छे लोगों के साथ रहो। आपके साथ जैसे लोग होंगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी। किसी का भला कर सको तो करो, नहीं होता तो बुरा हमारे को नहीं करना। हमें विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहना, हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। कोई गलत व्यक्ति साथ हो रहा है तो उससे थोड़ा दूर हो जाना। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और वो व्यक्तित्व जो होता है ना, अब मैं अगर हाथ खड़े करके पूछ लूं ना सर, तो इसमें मेरे से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होगी। निश्चित तौर पे 10-20% होंगे जिन्होंने कोई न कोई, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, या किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, या किसी ने इतिहास पढ़ा होगा। बाकी सारे बच्चे इसलिए आए कि कुछ सीख के आएंगे या कुछ बात सुन के आएंगे। और जो व्यक्ति जो बोलता वैसा ही जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। और व्यक्तित्व अलग है और मैं बोलूंगा अलग, तो आप मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करोगे। मैं खुद चोर हूं और आपको कहूं कि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। आपके वचन वही होने चाहिए जैसे आप सच में हो।
तभी जाके लोग भरोसा करते हैं, अन्यथा आपकी सारी चीजें मिनटों में खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए। थोड़ा सा आपके पास में आपका जब समय नहीं होता है ना, तब हमें शांत रहना चाहिए। ये सब समय का खेल है। आज हमारा टाइम चल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हमारा टाइम नहीं था तो हम भी चुपचाप बैठ रहे थे। क्या गुड्डी है कहीं मत बोलो कि पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है। और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा, आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना। आप धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में, तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है कि जब भी विपरीत स्थितियां आती है तो उससे निपटना आपको खुद को ही है। और 2-3 बहुत क्लोज लोग आपके साथ खड़े होंगे, और ऐसे खड़े होंगे कि कैसी भी विपरीत स्थिति में वो आपको बाहर निकालेंगे। उस समय आपको दुनिया की पहचान होगी कि ये आदमी काम का है। 2014-15 की बात होगी। मेरे घर का नीलामी नोटिस निकला। लोन लिया हुआ था, पैसे दे नहीं पाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुर्की का आदेश निकाला। 20 लाख रुपए का उस समय था। मैंने कहा 20 लाख रुपए, अपना तो बढ़िया ग्रुप है, 50-50 हजार करेंगे तो भी मैं कल इसको पैसे दे दूंगा। मुझे पता नहीं था लोनिंग के बारे में, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आईएएस मेंस के एग्जाम देने गया हुआ था, तो पीछे पता चला कि भाई पुलिस आई है और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने मेरे मोबाइल से एक मैसेज बनाया, और मेरे जितने भी साथी जो अच्छे जगह पे थे, मतलब दे सकते थे पैसे, उन सबको मैसेज किया कि आप हेल्प कर लो, मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि मैं चेक साइन करके दे सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, समय पे आपको लौटा दूंगा। समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। और आप बहुत वास्तविक, ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो ठीक बोल रहा हूं। एक दिन बाद भी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं आपकी मदद करता हूं। उस समय समझ में आया कि कौन किसका है। व्यक्ति का घर जा रहा है, आप 25,000 रुपए नहीं दे सकते, जिसकी सैलरी आपकी 40 से ऊपर है सबकी। तब एक आदमी जिसको कहा भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया उसको, मैंने कहा खुद बेचारा संघर्ष कर रहा है। रात को फोन आता है कि गणपत उदास क्यों है, क्या हुआ, पेपर खराब हुआ आईएएस मेंस वाला। मैंने वो तो थारो हर साल ही खराब हुआ है, ये टेंशन की बात है। मैंने कहा यार इस बार पेपर का मैटर नहीं है, इस बार मैटर ये है। तो मेरे को तो नहीं कहा, मेरे को खुद को अभी पता चला है। मेरे से घर वालों ने बात छुपा के रखी कि यार ये परेशान होगा, इसकी तैयारी है, मेंस वेंस दे रहा है, तो मैं व्यवस्था करता हूँ, भले कहीं से करो। वो आदमी पैसे लेके और दूसरे दिन सुबह बाड़मेर पहुंचता है। 16 लाख रुपए केस उसको दिए बैंक वाले को, 4 शेष बचे। उसको कहा कि इसके नंबर, फोन नंबर काट गणपत सिंह के, मेरे इसमें लिख, और अगली किस्त मैं दूंगा, इसको फोन नहीं करेगा। मेरा घर बच गया। और उसके बाद से लेके उस व्यक्ति के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा वहां पे, क्योंकि फिर क्या है, कुछ चीजें फिनेंशियली खूब सारी चीजें हो जाती कि भाषण हमारे लोग, बच्चे कम सुनते हैं आजकल, दूसरे लोग ज्यादा सुनते हैं। तो क्या है कि कई बार बाधा फोड़ी होती है। इसलिए कई बार दोस्तों ने कहा कि मैं नौ मत लियो, अगर भाऊ कोई नौ लेन मोरे मजो कराई गए थे। तो अब मैं क्या है, आजकल थोड़ा कम नाम लेता हूँ।
उस दिन मुझे बात समझ में आई कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं, और फिर जिंदगी इतनी सरल हो जाती है क्योंकि ये फोगट के फालतू के रिश्ते डोए नहीं जाते जो काम के भी नहीं है। जब आप संकट में हो, जब आपका साथी काम नहीं करता है, जब आपका वो फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को उसी दिन रास्ते से हटाओ। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर एक भार है, इससे अधिक कुछ नहीं। आप क्या गुड्डी बापड़ गुड्डी है ही कहीं को तो अलग बात है, तो भी वो आदमी कम से कम सुबह शाम आएगा कि मुंह थारे बढ़ो। एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति को भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये अगर संकट आपके साथ जीवन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से अंदर से मजबूत रहिए, बस आइडेंटिफाई करते जाओ कौन अपना है कौन पराया है, और समय समय की बात है वो संकट जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों के कुछ संकटों के हल समय के ऊपर छोड़ दो आप, 100% उसके समाधान होंगे और हुए हैं। ये जो बात बोल रहा हूं तो ये बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूं, ये चीजें हमारे से गुजरी है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कई बार मुझे कहती है कि छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हो गया बेटा, जो समझ है तेरी बड़ा बना दिया मैंने कहा। ये व्यक्ति कैसा होता है आपको पता है? व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति वैसा होगा जैसे उसके हालात होते हैं। व्यक्ति हालातों का उत्पाद होता है। बहुत कठिन हालातों से आप निकले हैं तो आप बहुत ही जमीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी का बुरा नहीं करेंगे। सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बढ़िया अच्छी स्थितियों से आए हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन बच्चा किस स्थिति में संघर्ष कर रहा है। आपके हालात कैसे रहे हैं, आपके आसपास किसी ने आपके साथ में विश्वासघात किए हैं, तो आप जिंदगी में किसी के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता उसका दर्द क्या होता है। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो आप किसी के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता उसका दर्द क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी हालात होते हैं ना वो आपको बनाते हैं, उसको स्वीकार कीजिए आप। अगर बुरे हालात है तो बहुत अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, और कहते हैं ना आपको जो भी महान नजर आता है वो महान है नहीं, बस उसने संघर्षों को झेला है। संघर्षों को झेलते झेलते वो इतना स्किल्ड हो गया है कि उसमें हर परेशानी से निकलने की कला है उसमें। उसको पता है कि किन चीजों से बाहर निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, इसलिए वो आपको ठीक लग रहा है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को बढ़िया करेगी, ये आपके व्यक्तित्व को कमजोर नहीं करेगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, और आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जीवन में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, और छालों में छिकी लकीरों का असर जानता हूं। छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूं। पौधा था, नरम था, तो आंधियों को झेल गया, मगरूर दरख्तों के हालात जानता हूं। जो मगरूर दरख्त होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बहुत गुरूर होता है, उनके हालात जानता हूं। बेवक्त, बेवजह, बेशुमार मुस्कुरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, परंतु अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन सब राख में मिल जाना है, यह मैं जानता हूं। तो जितनी मेहनत होगी उतनी ये चीजें मजबूती से आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी जगह कमजोर महसूस मत करना। कमजोर समय हो सकता है, व्यक्ति नहीं होता। कभी भी किसी भी मोड़ पे आपको अगर ये लगे ना कि मैं पिछड़े क्षेत्र से आता हूं, या मेरी शिक्षा दीक्षा है वो राजकीय विद्यालयों में भी है, मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं है, तो मेरी नौकरी कैसे लगेगी?
अगर ऐसे विचार कभी मस्तिष्क में आते हैं तो एक पल के लिए हम जैसे लोगों को याद करना कि ये सारी बातें हम में थी। मैं भी गांव से निकला, गवर्नमेंट एजुकेशन हासिल करी है। छठी कक्षा में हमारे पहली बार अंग्रेजी आई थी। GS राजपुरोहित लिखते थे, GANPAT लिखना नहीं आता था। घर में कोई मैट्रिक पास नहीं था, पहला मैट्रिक 10वीं पास मैं हूं। फिर आप आगे पूरा आंकड़ा लगा सकते हो कि पहला 12वीं पास भी होगा, पहला डॉक्टरेट PhD किया हुआ भी होगा, पहला ही प्रोफेसर था, सब पहला ही था। कोई विशिष्ट मार्गदर्शन नहीं, बड़ा परिवार, घर में कोई इनकम के बहुत बड़े सोर्स नहीं थे। हालांकि मैं मेरे माँ बाप को आज भी सबसे अमीर मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी जरूरतों को कभी भी ये कह के मैं इनकार पूरा करने से इनकार नहीं किया कि पैसे नहीं है। उन्होंने भले घी बेच के लाए हो, उन्होंने भले फसल बेच के लेके आए हो, उन्होंने 2000 मांगे तो 2100 रुपए दिए। मैं मेरे माता पिता को कभी गरीब नहीं कहता, वो हमेशा अमीर थे मेरे लिए और आज भी वो अमीर है। मैं चाहता हूं कि आज भी मेरी अगर गाड़ी लेके मैं कहीं निकलूं तो मेरी माँ अगर जब मेरे हाथ में 100 रुपए देती है संभाल के खर्ची रहा दिख रहा है, ले थारे 500 रुपया, उस 500 की होड़ ये हमारे 5 लाख नहीं करते। उस 500 को समेट के पर्स में रखता हूं कि माँ ने दिए हैं। फिर पापा कहते हैं बेटा चाहिए तो पैसे और पड़े हैं। मैं मानता हूं कि कितने हम भाग्यशाली लोग हैं कि माँ बाप का प्रेम मिलता है और ये 500-200 रुपए की खर्ची मिलती है। ये वो व्यक्ति महसूस कर सकता है इसका दर्द जिनको माता पिता का ऐसा महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि कईयों ने बचपन में खो दिए। वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। अभी अपने पास है तो अपने को इनका पता नहीं चल रहा है। कई बार मैं किसी मंचों पे सुनता हूं कि मेरे माँ बाप गरीब थे। अरे भाई, आपको IEP लेनी है, पब्लिसिटी लेनी है, तो माँ बाप को क्यों गरीब बता रहे हो? वो माँ बाप जब सुनेंगे वो वीडियोस तो क्या सोचेंगे कि मन गरीब बता दी। बताओ मैं ये की कमी पूरी नहीं की जो ये मेरे को गरीब कह रहा है। कई वीडियोस में मैंने सुना। एक बार तो मैं एक मंच पे बैठा था, एक RS अधिकारी ऐसा बोला, तब मेरा जब वापस भाषण में नंबर आया तो मैंने कहा कि मैडम मैं आपसे पूर्ण रूप से असहमत हूं। अगर वो गरीब होते तो आप याद नहीं होती किसी खेत के अंदर पोटे उठा रही होती किसी गाय के और भैंस के। आप अगर अधिकारी बनी है ना तो उसी माँ बाप के कारण बनी। वो अमीर है, उनको गरीब मत ठहराओ कृपया करके। भविष्य में इस तरह से कुछ मत बोलना, मेरी गलती होगी। मंच पे ही मैंने बोल दिया। उसी दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 700-800 लोग बैठे थे, मेरे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो आप कभी भी इन चीजों को ऐसे महसूस मत करना कि आप पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। देखो, आपकी अपनी संस्कृति है, आपकी अपनी भाषा है, उस पर गर्व करिए और अपने आप को कभी भी इस तरह से कमजोर महसूस मत करवाना। किस बात की कमजोरी? आप भी तो पूर्ण मानव है। बस थोड़ी सी चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी होती हैं। बस फर्क आप में और मेरे में थोड़ा यहाँ पे फर्क आ जाता है। अगर फर्क आ रहा है तो आप उसको दूर करना। मैं कुछ बातें बोलूंगा यहाँ पे। जब हम 12वीं करके कॉलेज में प्रवेश किए, कॉलेज में हमने बहुत अच्छे साथी रखे थे। बस दिमाग में एक ही बात थी कि जीवन में नौकरी लगे ना लगे लेकिन रहेंगे हमेशा अच्छे व्यक्ति, किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छे ग्रुप में रहेंगे। जॉब में हो गए तो बढ़िया बात, नहीं तो कोई न कोई प्राइवेट जॉब करेंगे। कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया 2011-12 से। कोई बढ़िया काम कर लेंगे लेकिन कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे जिससे कि माता पिता और गुरुजनों को नीचा देखना पड़े। हम कोई नशे पत्ते से, इस कारोबार से नहीं जुड़ेंगे। हम किसी के हितों को नहीं मारेंगे। और साथ में ऐसे साथी चुने जो हमेशा से बूस्ट करते थे कि चीजें सब बढ़िया होगी आगे जाके। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो करिए आप। बस यहां कुछ फर्क आ रहे हैं कि गांव से निकलने के बाद आप क्या नहीं कर रहे हो जो हमने किए थे। पहली बात, बहुत अच्छे साथी रखिए आप, क्योंकि वो जितने अच्छे होंगे वो व्यक्ति वैसा ही होगा। एक 1000 शिक्षक जितना ज्ञान आपका सहपाठी आपको दे देता है 1 घंटे के अंदर। हम कितने भी मोटिवेशन लेक्चर दे दे, पास वाले ने ये कह दिया ये किताब कहीं को है। मतलब हम 10 दिन से कह रहे हैं कि ये किताब खूब है
और दोस्त ने बोल दिया, मैं कह रहा हूं जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं किसी टॉपिक को समझाने में हमें घंटा भर लग जाता है, बच्चे की समझ में नहीं आता, पास वाला उसको कहता है उसको ऐसे नहीं ऐसे कर रहे, उधर आ जाएगा। एक स्टूडेंट के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके साथियों का। वो कैसे होंगे उस पर डिपेंड होगा कि आप कैसे होंगे। अगर साथ में कोई नशेड़ी रख लिया तो धीरे धीरे आप भी उस स्थिति में जाना शुरू करोगे। रात को हम लूणकंड सर से आ रहे थे तो हमारे एक मित्र है, वाइस प्रिंसिपल है, तो हमें होटल पे रोका, सुरेंद्र जी मैं कर्ण साथ है, तो उन्होंने कहा कि चाय, मैंने कहा नहीं मैं तो ब्लैक टी पीता हूँ। तो सुरेंद्र जी को चाय, सुरेंद्र मैं भी ब्लैक टी। हमारे साथी कर्ण सिंह को कहा आप, मैं ब्लैक कॉफी। दूध, हम दूध सबने छोड़ दिया। तुम्हारे मुकेश को पूछा, हमारा ड्राइवर है, आप तो, मैं तो बिल्कुल चाय नहीं पीता। तो आप जिनके साथ रहते हो, मैं अगर गाड़ी में चढ़ते ही अगर बोतल खोलूंगा, मतलब कोई भी जूस वगैरह की हो सकती है, तो तय बात है कि मेरे साथ वाले भी यही करेंगे, मेरे साथ वाले भी यही करेंगे, क्योंकि मैं भी फिर तो ये नहीं कह सकता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए आपको, तो वो मेरे सामने देखेंगे। क्लियर सी बात है। देखो, आपको, आप जो बोलते हो आपको पहले व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो मैंने मेरे जीवन में कभी नशा नहीं किया, तो मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि बेटा ये मत करो। अब जो बात हम, इसलिए मैंने कहा ना, व्यक्तित्व की जो बात की थी, पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि आप जो बोल रहे हो वो आप कम से कम अपने व्यवहार में भी लाओ, तब तो कुछ बात होती है। नहीं तो क्या होता है कि फिर आपकी कोई वो वैल्यू जो है वो नहीं रहती, उन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जीवन में ये सब चीजें चलती रहती है। देखो, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ चीजें मैटर करती है, सब कुछ पढ़ाई नहीं है। पढ़ने के साथ साथ आप अपना जीवन निर्माण पे भी ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अच्छे साथी रखिए। दूसरी बात, जब हम वापस, मैंने कहा ना, बाड़मेर आए, तो हमने वापस, मेरे को कई बार स्टूडेंट कहते सर पढ़ाई में बहुत एवरेज थे, 10वीं में 49 थे, 12वीं में 61 थे, फिर ये सब चीजें हुई कैसे? तो मैं सिर्फ 3 चीजें बोलता हूं। पहली बात, मेरे साथी। आज सारे के सारे, कोई भारत सरकार में अधिकारी हैं, कोई राजस्थान सरकार में अधिकारी है, सबसे नीचे से नीचे कोई रैंक पे है तो स्कूल लेक्चरर है। अब आप समझ सकते हो कि बाकी कहाँ गए होंगे। सब बढ़िया बढ़िया जगह है, कोई अब एडिशनल कमिश्नर है, कोई कमांडेंट है, कोई आर्मी में कर्नल तक चले गए, कोई है वो आईएएस बन गए, कोई आईआरटीएस में हुए, कोई आईआरएस बन गए, कोई एसटीएम बन गए, कोई आरपीएस बन गए, सारे अच्छी अच्छी जगह पे सेट है। अब आप जब ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको भी अंदर से छोटा मोटा आईएएस नजर आने लग जाता है, क्योंकि वो भी, उसकी बातें भी फिर ऐसी होती है कि इस बार प्री निकाल लेंगे, अगली बार मेंस कर देंगे। क्यों? उसी ग्रुप में बैठा है। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसका लक्ष्य 4th ग्रेड और उससे ऊपर है ही नहीं, तो आपके दिमाग में भी यही बात आएगी कि 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, वापस 4th ग्रेड कब आ रही है, जबकि आप में बहुत क्षमता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको। होता क्या है कि जब आपके साथ में कौन लोग रह रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। साथ में रहने वाला अगर आपको बढ़िया तैयारी कर रहा है तो आप उससे प्रेरित होकर आप भी करोगे, उस चीजों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये परिवर्तन कैसे आए। दूसरी बात, जब कॉलेज की दुनिया में हम प्रवेश किए और जब पढ़ाई शुरू करी, देखो मैंने तो ना कभी जिंदगी में कोचिंग करी। उस समय का दौर ऐसा था कि इतना कोचिंग इंडस्ट्री थी भी नहीं, ना लाइब्रेरी व्यवस्थाएं थी, ना टेस्टरी व्यवस्थाएं थी। जो करना था सेल्फ ही करना था। आज की स्थितियां अलग, पूरी स्थितियां बदल गई है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि कॉलेज के जो 3 साल थे, उन 3 सालों में हमने खूब पढ़ाई की थी। हमने कभी हमारा समय खराब नहीं किया। 7-8 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आज भी मेरी जो नियमितता है वो आज भी बनी हुई है। अब पहले खुद के लिए पढ़ता था और अब बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ता। और आज आप सब में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है नियमितता की। आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगातार नहीं पढ़ पा रहे हो। लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप
30 दिन पढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ 5 दिन पढ़ लो, एक दिन भली रेस्ट कर लो, टेस्ट वेस्ट लेके आ जाओ, एक दिन आप घूमने फिरने भी जा सकते हो। महीने भर में कम से कम 20-25 दिन तो आपकी बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। ये नियमितता हमारे में थी। हम, मुझे अच्छे से याद है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे। रघुनाथ जाने ही नहीं देता था। कहाँ जाना है, पढ़ाई कर, नौकरी लागी तो हो रही न, घरे जाए तो कोई मैंने है की करेगा। तो घर जाके आपको कोई टॉन्टिंग करेगा, जाके क्या करेगा। आज की स्थिति ये है कि हमारे में नियमितता नहीं है। तो कृपया करके आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लगातार करते जाइए। दूसरा, आज के स्टूडेंट और हमारे में क्या फर्क था, हमारा शेड्यूल बहुत फिक्स था। सुबह पढ़ना, दिन में शाम को खेलने जाना, पूरी पूरी व्यवस्थाएं थी। आज की स्थिति क्या है कि हम शेड्यूल पे, अगर शेड्यूल बना भी लिया ना दिमाग से, शेड्यूल दिमाग से बनाना पड़ता है। आप कॉपी पे बनाते हो, कॉपी पे बना हुआ शेड्यूल कभी आज दिन तक किसी का लागू नहीं हो पाया है। जो पीछे के पेज पे लिखते हो ना 6 बजे उठना और वो 6:30 बजे तक ये करना, 8:30 बजे तक इतिहास पढ़नी। क्यों? 8:30 पे अगर आपका पैराग्राफ आधा रखा हुआ तो आधा ही छोड़ दोगे। शेड्यूल ऐसे नहीं बनते, वो प्लानिंग दिमाग में बनती है। अगर वो चीजें नहीं की तो आप कम से कम अपने आप को शेड्यूल्ड करिए बढ़िया। तीसरी बात, जो भी मटेरियल लाते हो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो मटेरियल आपको याद तो है, तब आप दूसरा लेके आइए। आपके पास पहले से बहुत किताबें पढ़ी, वो तो आपने ठीक से पढ़ी नहीं, वो आपको याद नहीं है, और किसी और साथी ने कह दिया कि ये काम की नहीं है। अब आप 2 किताबें और लेके आ गए। तो किताब लाने की एक शर्त डाल दो कि पहले वाली जब ठीक याद होगी तभी हम दूसरी किताब में हाथ डालेंगे, अन्यथा हम दूसरी किताब नहीं लाएंगे। हम लाइब्रेरी बना देते हैं, लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, हर कंपार्टमेंट के अंदर किताबों का थोक लगा हुआ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। उलझिए मत, जितना उलझोगे उतना आप पीछे रहोगे। सरल रखिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए, और नियम बनाइए कि किताब को पहली पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ेंगे उसको। बीच में आधी किताब छोड़ के नई किताब लाने के अगर ये काम करोगे ना तो आगे 5 साल और बेरोजगारी चलती रहेगी। जो किताबें आपके पास में है लिमिटेड रखिए कि भाई इतिहास में ये करना है, भूगोल में ये करना है, फिक्स कर दीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। याद हो गया तब आप नई किताब की ओर जाइए। फिर और नई लाओगे तो आपको एटलीस्ट 80% उसमें पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर आपको केवल नया 20% ही पढ़ना उसमें। फिर अगर आप तीसरी किताब लाओगे तो उसमें आपको 5% ही नया मिलता है और 3 बार रिवीजन हो जाता है। तो किताब आप नई तब लेके आओ जब आपके पास में जो विद्यमान पुस्तक है उसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया। ये हमारी स्ट्रेटजी रहती थी। मेरे पास भारत के भूगोल की 12-15 किताबें होंगी, लेकिन पहले एक किताब लाया था, उसको पढ़ा। फिर जब यूपीएससी का पेपर देके आए उसमें से 10 सवाल नहीं मिले, तब दूसरी किताब लेके आए, उसमें से देखा तो इसमें थोड़ा एडवांस है। ऐसे करते करते चीजें, किताबें बढ़ती जाती थी, लेकिन कम से कम ये तो था कि पुराने वाली पढ़ी हुई है। अगर आप अभी भी ये स्थितियां कर रहे हैं तो आप उसमें सुधार कीजिए। देखो, आप यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सीख के जानी चाहिए आपको। नई किताब तभी लेके आए जब आप पुरानी किताबों को याद करते हो। तीसरी चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम अभ्यास नहीं करते और रिवीजन नहीं करते। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप कम से कम 6-5 दिन पढ़ते हो तो पिछले लास्ट में 1-2 दिन पूरा वापस रिवीजन करो, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक वो कभी याद नहीं होगा। आप अगर किताब को 20 बार पढ़ लोगे ना तब भी वो किताब आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी अगर आप उसको नियमित रूप से रिवाइज नहीं कर रहे हो। हम किताबों को रिवीजन करेंगे कहां से? हम एक के बाद एक किताबें लगातार लेके आ रहे हैं, तो पुरानी किताब के अंदर क्या लिखा था वो भी हमें पता नहीं है। हम क्यों उलझे हैं इतने सारे? अब जब आप रिवीजन सही कर नहीं रहे हैं, किताब को पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, नई पे नई किताब लेके आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। प्रैक्टिस हो नहीं रही है, रिवीजन हो नहीं रहा है, किताब में और उलझ गए। एक मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल के अंदर बैटरी जल्दी कब रिसती है? जब उसके पीछे बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले होते हैं। और आपके साथ क्या हो रखा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जो जो टारगेट प्लानिंग कर रखी है कि इतने तक ये सिलेबस पढ़ना था, ये करना था, वो सारे अधूरे पड़े हैं। अब उनके अंदर आप सोच में पड़े हुए उनको कैसे करें? और दिक्कत क्या आती है कि जब पुरानी प्लानिंग पूरी नहीं होती है तो आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है।
अंदर से उसको बड़ा दुख सा होता है और वो चुपचाप पड़ा रहता है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, ओवर थिंकिंग करता है, टेंशन में जाता है और स्ट्रेस वगैरह ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। देखो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, और मेरे से अच्छा दिमाग आपका होगा, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन पढ़ने के जो तौर तरीके थे हमारे, मुझे लगता है कि थोड़े ठीक थे, इस वजह से हम ठीक जगह चले गए। एक बार मैंने एक लाइब्रेरी का छोटा सा वीडियो बनाया था। मेरे लाइब्रेरी में 1000 किताबें होगी, लेकिन उन किताबों में मैंने उस वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि मैंने कहा जो नौकरी लगाई थी ना, वो एक यही अलमारी थी जिसमें 10 किताबें थी। नौकरियां सारी इसमें लगी, बाकी किताबें सब बाद में लाई गई है, बाकी सारी किताबें बाद में लाई गई। और जो है, एक बार सुरेंद्र जी मेरे साथ रूम में थे, मेरी लाइब्रेरी रूम में, मैंने इनको डीडी बसु की किताब दिखाई 2005 की, जब मैं सेकंड ईयर में नहीं था, फर्स्ट ईयर में था। डीडी बसु की किताब के अंदर 3 बार अंडरलाइन किए हुए, सुरेंद्र जी देखो मैंने ये 2005 में पढ़ी है, और 2006 में मैंने ओपी गाबा की पढ़ी है, विचारकों की किताब। ये उस समय की बात है जब हम कॉलेज में थे। तो किसी भी किताब को अगर आप लाते हो तो एटलीस्ट पूरा पढ़ो, उसको याद करो, उसके बाद आपको लगता है कि अब इस किताब का काम हो गया पक्का, फिर अभ्यास करके फिर आप किसी नए स्रोत पे जा सकते हैं। फिर नए स्रोत पे जाओगे तो आपको 10-20% एक्स्ट्रा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। और इस पूरी यात्रा में, कंपटीशन की इस पूरी यात्रा में, जितना अकेला रह के काम करोगे, जितना एकांत में काम करोगे, उतना आपको फायदा होगा। जितना मार्केटिंग करोगे, जितना प्रचार करोगे, जितना माहौल बनाओगे, जितना थड़ियों पे बैठ बैठ के ग्रुपिंग करोगे, कभी नौकरी नहीं लगेगी। बहुत कड़वा सच्चाई है। सिलेक्शन वो बच्चे लेके निकलते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। पास में रहने वाले की नौकरी लगती, नौकरी के बाद पता चलता कि ये हमारे पास रहता था। उसने कभी माहौल नहीं बनाया, उसके पास में 4-5 किताबें थी, रट के उसने ऐसी सेट करी बढ़िया, परीक्षा आई, 1-2 साल में अपनी कहानी खत्म करके निकल गया वहां से। जितना ज्यादा आप चर्चाओं का विषय रहोगे, जितना ज्यादा आप माहौल बना के रखोगे, जितना ज्यादा आप ग्रुपिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप अपनायत दिखाओगे, ये चीजें राजनीति में काम करती, एजुकेशन में काम नहीं करती। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सब चीजें बहुत नजदीक से देखता हूं कि हम किन परिस्थितियों से घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ आके हमें गायब हो जाना चाहिए था, और यहाँ आके तो हमने मंच पे आ गए। मतलब हम 10-15 का ग्रुप बना दिया यहाँ पे, तो फिर इससे अच्छा तो घर ही चले जाते, ढाणी में बढ़िया नीम के नीचे एक अच्छा सा झोंपा बना के पढ़ लेते। इससे तो बढ़िया वो था। फिर हम यहाँ पे आए क्यों? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर टेस्ट ज्वाइन क्यों की थी? आप सोचना आज घर जाके कि बेसिक गलतियां कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हो या सिस्टम की गलतियां? जब तक गलतियां रहेगी तब तक चयन नहीं होते, और आपकी गलतियां आपको पता नहीं चल पाएगी, लेकिन आपके दोस्त को जरूर पता चलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति की गलतियां खुद को कभी नहीं दिखती, दुनिया को दिखती है, और दोस्त उस दुनिया में होता है, तो वो आपको पहचानता है कि ये गलतियां कर रहा है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप किस भी क्षेत्र से आते हैं, किस भी पृष्ठभूमि से आते हैं, 2-3 साल में आप बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली गलतियां करते रहोगे, आप सुधार ही नहीं रहे हो खुद को, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? बैठ दो। अतलू जी याद करे, बाणू वाला याद करे। तो जो कमियां मैंने अभी जो बोली, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए इनको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आजकल आप कितने कमजोर हो गए हो कि छोटी सी कोई बात होती है तो आप डावाडोल हो जाते हो। जब मेरे को उसने ये कह दिया ना, अब मैं तो मर जाऊंगा, तो मर जाना, तो वैसे भी काम का नहीं। तो छोटी छोटी बात पे आप अगर इतने बड़े रिएक्ट करते हो, व्यक्ति को कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी समझते हो? रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया कि थारे सिलेक्शन वही कौन, अब नहीं कोई भूख मरो कौन,
बस हो गया काम। क्यों जवाब देना पलट कर? बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। जो इस तरह से करने वाले लोग हैं उनसे मेरे व्यक्तित्व में निखार आता है, तो मैं दुश्मनों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। एक मेरे साथी थे, आरएस की ट्रेनिंग में थे, बहुत पुरानी बात है, 2011-12 की बात है। एसटीएम बने थे, इंजीनियरिंग करके आए थे। तो हुआ यूं कि पास वाले साथियों ने थोड़ा, कि होता ये है कि जनरली आप किसी भी जगह जाओगे तो एक हीगल वाला है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो वाद है तो सामने प्रतिवाद भी है। भले आप आरपीएस बन के आरपीए ट्रेनिंग में जाओगे, वहां पे भी आपके सामने एक एंटीथीसिस तो आएगा। तो मजाक मजाक में सही, क्योंकि मजाक मजाक में व्यक्ति गंभीर बात कहता है, मजाक का हवाला देके। सीधा कहने में थोड़ी खतरे है तो कह दिया हूं तो मजाक करते थे। तो मजाक मजाक में उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, गलती से हो गए, पता नहीं कैसे एसडीएम बन गए। बार्ड जी थे, पता नहीं कैसे एसडीएम बना दी, किसने बना दिया गया। आदत होगी कोई थोड़ा मोड़ा लिकर विकर लेने की आदत थी, ऐसी कुछ कह दिया कि सब्जेक्ट के बेस पे सिलेक्शन हो गया। उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, उनको बात बड़ी चुभी अंदर से। चुभने के बाद ये बात फिर उन्होंने हमें बताई और उन्होंने इंटरव्यू में भी बोली। चुभने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही है तो विषय चेंज करता हूं और अब आईएएस में अलग विषय के साथ दूंगा। आरएस के 2 विषय छोड़ दिए, आईएएस का फॉर्म डाला, तैयारी शुरू थी, पहले कर रहे होंगे। सब्जेक्ट दोनों ही चेंज की इंजीनियरिंग के लिए। और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 67 थी या 76 थी, ऐसी कुछ थी। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बंदा आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद में पत्रकार आए और ट्रेनिंग अभी एसटीएम की पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही उसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। अभी वो आईएएस है। अब कैडर नाम लूंगा तो उनको पता चल जाएगा। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई पत्रकार आ जाते जनरली, पहले तो, आजकल तो खूब बनते हैं, पहले तो कम सिलेक्शन होते थे कि आप अपनी सफलता का श्रेय वगैरह, तो सफलता का श्रेय साथियों को ही दूंगा। मैं तो मेरे चुपचाप खा पी के बैठा था, मौज कर रहा था, तभी किसी ने ये कह दिया, हमारा तो खटकी बात के, और बात खटक जाती, मैंने तो ईगो पी लिया उसको, और फिर मैंने सारे मौज मस्तियां छोड़ दी, वापस मैं ढंग से पढ़ा, नंबर आ गया। बाकी इस सफलता में मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है नहीं। ये सफलता सिर्फ मेरे इन साथियों की वजह से आई है, जिन्होंने ये कुछ ऐसी चीजें हुई और मेरा वो सिलेक्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है, आपको निखारने में आपके ऐसे साथियों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनको हमेशा अपने आसपास रखिए, ताकि पता चलता जाएगा कि आप में क्या कमी है या क्या हो सकती है भविष्य में। तो इस तरह से कभी भी रिएक्ट, प्रतिक्रियावादी नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बात को हम दिल पे ले लेते हैं। थोड़ा सा गहरा व्यक्तित्व बनिए, अपना व्यक्तित्व थोड़ा गंभीर बनाइए कि हर कोई आपकी हैसियत का, हर कोई आपकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाए। हर व्यक्ति आपकी गहराई का अगर अंदाजा लगा पा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेगा भाई, सीधी सीधी बात है। जीवन में सीरियस वही व्यक्ति लिए जाते हैं जिनके व्यक्तित्व तो बड़े गहरे हैं, बहुत रिजर्व रहे हुए हैं, पता नहीं कि और इसमें कितने तीर पड़े हैं, इनके तुणीर में कितने रखे हुए शेष हैं। तो बहुत मेहनत कीजिए और कोशिशें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये हम उन रास्तों से गुजरे हैं तो हमें पता है। अभी आपको लग रहा होगा कि नौकरी मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, जिस दिन लगेगी उस दिन आपको लगेगा कि इतना मुश्किल कुछ था नहीं। वो पंक्तियां है ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा सदना तो पड़ेगा ना मरुस्थल से जल निकालने के लिए। खाद डाल,
पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। हिम्मत रख, आग जला के रख, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। उम्मीदें जिंदा रख, उम्मीदें जिंदा रख, मेहनत कर, गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर, गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। बैठना मत, काम करता जा, मेहनत करता जा, हिम्मत जुटाता जा। आज जो ठहरा ठहरा है, कल वो चल निकलेगा, कल वो चल निकलेगा। तो इस समय निश्चित तौर पे आप सभी संघर्ष की स्थिति में हैं। खूब मेहनत कीजिए, अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए, थोड़े से गहरे व्यक्तित्व बनिए। बहुत अधिक बोलने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। कुछ लोगों के सामने अधिक बोलिए, कुछ लोगों के सामने, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोलोगे, उसको बहुत जूम करके 10 जगह पहुंचाया जाएगा। भरोसेमंद लोगों की कमी आ गई है। इसलिए अपनी जुबान पे नियंत्रण रखो, कम से कम बोलो, क्योंकि ये चीजें भी आजकल जरूरी हो गई है। आप क्या बोलते हो, कहीं बैठे हो बातें कर रहे हो, फिर वो बात तीसरी जगह पहुंचाई जाती है, फिर उसको फोन आता है, थारे टेंशन में 10 दिन बढ़ाई गई। तो बेटा उल्टा उल्टा लकड़ क्या तीर क्यों लेना, शांत रहो, बिल्कुल शांत। ये काम करने थोड़ी आए यहाँ पे सूरतगढ़ में। वो यहाँ कहो, वो बंदा यहाँ कहो, हूँ देख ली तू की देख ली भाई। आप इन चीजों में भी फंसे हैं। ये चीजें आपको दिख नहीं रही है, मुझे दिखती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जुबान पे नियंत्रण रखें। हर जगह नहीं बोले, हर जगह अपनी व्यथा मत बताओ। समाधान नहीं है उनके पास में, उनके पास केवल उड़ाने के लिए मजाक है। जाने के बाद वापस आप मुड़ोगे नहीं, उससे जस्ट पीछे शुरू हो जाएंगे। कितने भोले लोगों की किसके सामने समस्या बता के आया है। अरे तो खुद समाधान करो ना। ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान आपके पास नहीं है, और नहीं हो रहा है समाधान, तो शांत हो जाओ, समय के साथ अपने आप हो जाएगा। कुछ चीजों का इलाज टाइम करता है, आप नहीं कर सकते, तो यहां रहो आराम से। सुबह से शाम पढ़ाई करो, अच्छा शेड्यूल रखो, अपने व्यक्तित्व पे काम करो, थोड़े गहरे व्यक्तित्व बनो। हर जगह जाके ऐसे खुल के फूट के मत आओ, नहीं तो क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बहुत अधिक बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती। बोलिए उपयुक्त मंच पे, उपयुक्त स्थान पे और उपयुक्त जगह पे, उपयुक्त लोगों के सामने बात रखिए। मैं कॉलेज जाता हूं, मेरे अगर स्टाफ को आप किसी को जानते हो तो पूछना। आपको यूं लग रहा होगा कि मैं बातूनी व्यक्ति हूं, खूब बातें कर रहा हूं। विद्यालय महाविद्यालय परिसर में फर्स्ट ईयर की जब क्लास होती है, उसको आप छोड़ दो, बाकी मैं किसी से कोई बात नहीं करता। तब कोई लोग कहते कि इसमें बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड है, 19 साल का नौकरी लगाऊं, खुद का कमा के खा रहा हूं, है आपसे टूटेगा नहीं। साफ बेदाग चरित्र रखा हुआ है एटीट्यूड। कोई कहते हैं कि सर इनका स्वभाव नहीं है ऐसा फालतू बात करने का। पहले खूब करता था, लेकिन उसके फिर गलत अर्थ निकालने शुरू होते थे। फिर कई साथियों ने कहा कि थोड़ा अपने मरण दो, बोलना ही नहीं। क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं रखता कि कौन बैठे और क्या बोल रहा हूं। मैं सारा ही परतें खोल देता हूं, सीधा सीधा। फिर कई बार सुरेंद्र जी भी कहते हैं, अरे कंट्रोल कंट्रोल। युवराज जी कहते हैं, गणपति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर मेरे को कोई कहता है तो मेरे को बुरा लगता है, मैं लिख लेता हूँ। तो वो कहते हैं अब इसको कुछ कहना ही नहीं। अब मैं समझ गया इन चीजों को कि नहीं बोलना, अपने को उचित जगह पे ही बोलना है। वो उचित जगह कौन सी है कि आपको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ बैठे हो आराम से, खूब मेहनत करिए। इस प्रकार की पंचायतियों से, इस प्रकार की ग्रुपिंग से दूर रहना कोई किसी का है नहीं। समय चला जाता है, बातें याद रह जाती हैं, आपकी बातें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं सारे, और फिर वो घूम घूम के वापस सामने आएंगे।
इससे अच्छा है कि हमारे को जितनी खामोशी के साथ काम करोगे, जितना मौन के साथ आगे बढ़ोगे, जितना समस्याओं का समाधान स्वयं से करोगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा सा होता जाएगा। बाकी वैसाखियों के सहारे रहोगे, दूसरों के सहारे, किसी की नैया पार नहीं होती। और बाकी सफलता के बाद में सब लोग आपसे वैसे ही जुड़ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि सब अपने हैं, ये हैं, तो एक बार फेल होने के बाद या कोई छोटा मोटा काम किसी को बता के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका कौन पराया है। इसलिए आपका निर्माण और आपका पतन दोनों आपके हाथ में है। आपका समाधान भी आपको ही करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस भी आपको स्वयं को करनी है। इसमें कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। हम लोग सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, चलने वाले आप खुद। तो खूब मेहनत करिए। मुझे तो यूं लगता है कि हमें बाकी चीजों पे ध्यान कभी देना ही नहीं चाहिए। बस जीवन में टारगेट ले लीजिए कि अब 2 या 3 साल है मेरे पास में, और इन 3 सालों में मैं पूर्ण रूप से अपना जो 100% होता है वो मैं दे दूंगा। मेरी तरफ से मैं कहीं कमी नहीं रखूंगा। और जो जो चीजें एक विद्यार्थी के लिए जरूरी होती, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो वगैरह, इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ लूंगा तो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप 1-2 साल मेहनत करते हैं, तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप विदिन 2 या 3 साल के अंदर बहुत अच्छी जगह पे होंगे। और माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती। ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, ये बात सच में सिद्ध होती है। और सिद्ध होने के बाद बच्चे आके कहते हैं, सर ये बात आपकी बहुत सही थी। क्योंकि ऐसी हवा में हम बात नहीं करते। आप अपने आप को पढ़ पढ़ के जिस स्तर का बनाओगे, उस स्तर पर आप देर सवेर 1 साल 2 साल बाद डेफिनेटली जाओगे। तो अपने आप को बनाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना अपने को बनाओगे ना, उतनी उस जगह पे आप स्वतः ही चले जाओगे। अगर आप अपने आप को अच्छे से नहीं तैयार करोगे, क्योंकि केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है ना, आदतें भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रवृत्तियां अच्छी होनी चाहिए, स्वभाव भी अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि केवल नौकरी लगना ही सफलता थोड़ी है। और नौकरी जो नहीं भी लगते हैं तो वो और अच्छी जिंदगी जीते हैं आपसे। मैं और बताऊं, नौकरी करने वालों से, नौकरी में तो और भी गुलामी रहती है। सुबह से शाम तक अधिकारी का डंडा भी रहता है। और हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, अब भी नोटिस आएगा 1-2 के, कोचिंग कैसे पढ़ाया आएगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत सारी गुलामियां हैं, बहुत सारी जकड़न है। तो नौकरी कोई बहुत बड़ी जीवन की सफलता जैसा कुछ भी नहीं है। इसको कभी भी दिमाग पे भार के रूप में मत लेना। और अगर आप उसको दिमाग के ऊपर भार के रूप में ले रहे हो कि बस सब कुछ यही है, तो लगेगी भी नहीं। क्योंकि डर डर में उत्तर गलत करके आओगे। और ये सारा माहौल सेट किया जाता है कि परीक्षा नहीं पास हुए तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। परीक्षा है, परीक्षा के हिसाब से लो, उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मेहनत करते जाओ। और जो बहुत सारी सहूलियतें हैं आपको पास में, जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अच्छे से उपयोग करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सहूलियतें आपको अपाहिज बना देती हैं। अगर सहूलियतें आपको अपाहिज बना रही हैं तो छोड़ दो। अगर रास्ते आपको मंजिल से भटका रहे हैं तो मोड़ दो। और अगर आप मेहनत छोड़कर मन्नत के धागों के भरोसे बैठे हो तो उठो और ये धागे तोड़ दो। उसके सहारे कुछ नहीं मिलना। जो कुछ मिलेगा सिर्फ मेहनत से मिलेगा। जितना जल्दी इस बात को समझोगे, उतना जल्दी सिस्टम का हिस्सा बनोगे। और मेहनत भी सही डायरेक्शन में करनी है। मेहनत साइलेंटली करनी है। पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को, 2-4 ग्रुप को, इसके अलावा बाहर किसी की मार्केटिंग नहीं करनी है। इस कई बार डबल ट्रिपल रिजल्ट में सिलेक्शन के बाद में भी आप बधाइयां दिला देते हो। एक मेरा स्टूडेंट है, उसका
3 गुना में हुआ था पिछली बार सेकंड ग्रेड में, तो उसने मुझे भेजा कि सर मेरा 3 गुना में हुआ है। मैंने कहा बधाई, और एक बात ध्यान रखना, मैंने सीधा यही मैसेज किया, ये बात अब किसी को और कहना मत। क्यों? क्योंकि फाइनल नहीं हुआ ना तो लोग खूब मजे लेंगे तेरे। उससे पहले उसने सबको कह दिया, मन्ना तो लास्ट मैसेज की हो है। अब सब बच्चों ने, उसके परिचितों ने स्टेटस लगा दिए कि चयन होने पे बधाई 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 जोरदार, और फाइनल रिजल्ट आया उसमें फेल हो गया। अब फेल होने के बाद में टेंशन में आया मेरे पास, मारो वही को नहीं तो मैं तो महत्वतन पहले गए थे। ये माहौल क्यों बनाया? पब्लिसिटी प्राप्त करने की इतनी भी क्या जल्दी है? अब वापस उस टेंशन में सेकंड ग्रेड का ये सामाजिक अभी गया था, ये भी खराब हो गया। अब पता ही नहीं, अब लोग कह रहे थे ये लागी को होती, ये कर्म और लागी ठाक उनकी क्या बड़ी, बाकी दूसरी तो कुछ लगी नहीं। क्यों माहौल बना? फाइनल, जब तक फाइनल चयन हो जाए उसके बाद में दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगा कि आपकी नौकरी लग गई है, और उसके बाद में जो आनंद है ना वो कुछ अलग ही है। इसलिए अपने आप को जितना रिजर्व रखोगे, जितना आप अपने आप को एकांत साइलेंट दबा के रखोगे, उतना आप आगे जाओगे। बस कृपया इस पब्लिसिटी से बचें। आप कभी भी इस तरह से मार्केटिंग का हिस्सा ना बने, नहीं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लोग आपको हाइप दे देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, और ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे धरातल तो देख नहीं पाता, और धरातल नहीं देखेगा तब तक कमियां दूर नहीं कर पाएगा, और कंडीशन ऐसी खराब होगी कि वो आगे लंबी बेरोजगारी में जाने वाला व्यक्ति है। इसलिए शांति से काम करो और फटाफट नौकरी लेके यहां से निकलो, ताकि जिंदगी में कोई दूसरा काम भी करे। L1 L2 सेकंड ग्रेड के लिए 6-6 साल 10-10 साल सहना तो देना तो बहुत निरर्थक है। मन में ये ठान लो ना कि 2 साल 3 साल के अंदर कहानी खत्म करो, ताकि कोई दूसरा काम धंधा करे। जीवन भर L1 L2 थोड़ी देना है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 7-8 साल की तैयारी के बाद में अगर कोई प्रोफेसर बनता है तो अलग इश्यू है, चलो ग्रेड पे 6000 का है। हम छोटी सी परीक्षा के लिए अगर 7-7 साल दे रहे हैं, अपने जीवन का खराब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे परीक्षाओं को तो है ना 1-2 साल में निपटाओ, और निपटाने की पूरी रूपरेखा बना के पागलों की तरह के पीछे लग जाओ। बाकी आप लोगों की मैं बात बताऊं तो आप लोगों ने अपना शेड्यूल आज तक फॉलो किया नहीं है। कोई किताब को फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक आज तक आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, पूरे सिलेबस को आज तक 100% सिलेबस तैयार करके ठीक से रिवीजन करके गए नहीं है, और दोष दे रहे हैं किस्मत को, नौकरी लागे को नसीब मई को। नसीब बेचारा क्या करे, हम उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कीजिए। मैं बहुत बोल लिया, बाकी आपने मुझे विभिन्न सारी कक्षाओं में YouTube के माध्यम से बहुत बार सुना है। वही बातें होती हैं, बस थोड़ी सी भाषा चेंज करते हैं, क्योंकि लगभग सारी चीजें बता चुके हैं। बस ठीक है कि आप चाहते थे कि थोड़ा देख के आए कि मन दिए केड़ा मार। अच्छा, पहली बार कौन देख रहा? हाथ खड़े करो, बताओ। देखा ही पहली बार है आपने? अच्छा, नहीं फोन नहीं, फेस टू फेस। एक बार वापस हाथ खड़े करो, देखो इसलिए आना जरूरी था। हाँ नहीं, इन्होंने क्या यहां तक का पोर्शन देखा है, और तो कोई शरीर का भाग ही नहीं देखा इन्होंने, पैर वैर, अब तो आज देख रहे हैं। और इस कोट में तो कभी नहीं देखा, मैं तो नॉर्मल शर्ट पैंट पे आता हूँ। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अर्थशास्त्र कौन कौन पढ़े बच्चे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और कोई विषय, करंट वगैरह? करंट का माहौल ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो सर, मैं यही कह रहा था कि सब बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। कई बच्चे खाली हमारी बातों से आ जाते हैं कि भाई सुन के आते हैं, कोई एक आधी बात 1 घंटे में एक तो बात ठीक हो है। तो ये डायरी इसीलिए दी थी कि बातें नोट करो, ताकि भविष्य में थे नौकरी लागो तो थानो भी बोलना पड़े।
अब इस बार वाले प्रोफेसर बने हैं ना, वो सारी वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मैं पहले भाषण में बोल चुका हूँ। तो ये सारी चीजें ना आपके काम आने वाली, क्योंकि आप तैयार रहिए कि अगर स्कूल में जाओगे आपको भाषण तो बोलने पड़ेंगे। तो आप में से इतने ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका जो कभी पढ़े नहीं मेरे से? मोस्टली स्टूडेंट यही होते हैं, क्योंकि 10, आप देखो सर, राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी है, हमने कितने पढ़ाए? 10,000, 15,000, 20,000। 10% विद्यार्थी भी नहीं पढ़ाए। 10% का 1% ही होता है। बाकी सारे लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं कि आपका व्यक्तित्व थोड़ा ठीक होता है। इसलिए मैं कह रहा था इस चीज पे काम करो। इस वजह से हमने सोचा आपसे मिल के आए। अच्छा, थोड़ा क्षेत्रवाद कर लेता हूँ। हाँ, अपने मारवाड़ के कितने हैं? बाढ़ में जैसलमेर, अरे कम ही हो, ज्यादा नहीं हो आपके। और जोधपुर, यहाँ के लोकल गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तादाद अच्छी है। साउथ से, साउथ मतलब केरला नहीं, अपना राजस्थान, हाँ आड़ूती एरिया। और पूर्वांचल से भरतपुर वगैरह, अच्छा। और अपना उधर जालोर से, हंसो क्यों? जालोर जालोर है तो हंसना क्यों है? विद्वान बैठे हैं वहां पे, भगवानी कसम। मेरे पास जालोर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देखो, कुछ लोग अपवाद हर कम्युनिटी में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। बाकी जालोर में मैं पढ़ा हूं 2 साल, और जालोर के मेरे पास हजारों बच्चे पढ़े हैं, बहुत मेहनती, भगवानी कसम, ईमानदारी से मेहनत करने वाले। कुछ इन असामाजिक तत्वों के कारण वो क्षेत्र और कम्युनिटी बदनाम हो रखी है। बाकी सब व्यक्ति वहां से नहीं है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं और बहुत तरीके से पढ़ते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने, बेचारे बहुत दुखी है वो, कहते हैं ना, तब एक बार मेरे पास एक पति पत्नी दोनों पढ़ने आ रहे थे। पत्नी L2 उसमें, सॉरी, सेकंड ग्रेड SST में थी, और उनका हस्बैंड L1 की तैयारी कर रहा था। दोनों का चयन हुआ, मिठाई खिलाने आए। तो मैंने कहा कहाँ से हो? तो मूड़ा पड़ा, एकदम मूड़ा पड़ा, मतलब मुंह उतर गए एकदम। क्या हुआ? तो सांचौर से। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तो सर हम नौकरी भले लगे, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये भैया दिलागा। तो सर हमें ना अंदर से फील होता है, और ये होगा। जब बाड़मेर पे आरोप लगते हैं ना, तब मुझे दुख होता है, आपकी कसम दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमें पता है कि 50 लोग होंगे, 40 होंगे, उठाए जेल में ठोकन, गोली ठोकन, मानकी लेने देना, हमें बाकी वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो? बाड़मेर वालों के पास में बताऊं, जितना भी क्षेत्र है 90% एरिया ऐसा है जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कि कोचिंग के पैसे देने के लिए उनका पैसे नहीं है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, कंटक है, कुछ है, जिनकी वजह से आप पूरे क्षेत्र को और सभी उसको किसी कम्युनिटी को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो, मैं तो, मुझे कभी इनसे आपत्ति नहीं, वो हर क्षेत्रों में है। तो हमें इन चीज़ों से सच में दूर रहना चाहिए, और अपने आप को राड क्षेत्र का, नेहड़ एरिया का कहने में गर्व महसूस करिए। कोई आप गलत क्षेत्र से नहीं है। कुछ लोग गलत है तो काली हमारे घर ही माथे वो पानी बरसे, वो खुद, अपने को क्या है? आप तो मस्त रहो, बढ़िया तैयारी करो, और अपने क्षेत्र का नाम और रोशन करो। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि एक क्षेत्र की पहचान आप व्यक्तियों से होती है। ये कुछ गलत लोगों के कारण पहचान खराब हुई है, तो आप अच्छे लोग उस पहचान को ठीक कर सकते हो। मेरे को कई बार कहते हैं कि सर थे बाढ़ में रहो, थोड़ा लागे कि बाढ़ में पढ़े, बाकी मोहनत के बाढ़ में, मैं ऐसा नहीं है। बाड़मेर के अंदर पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। राजस्थान के अंदर आज किसी भी जिले में जाके देखोगे, ये जितनी भी मार्केट चल रही है ना, किताबों की, कोचिंगों की, लाइब्रेरी की, उसमें मोस्टली बच्चे बाड़मेर जैसलमेर के हैं, खूब पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ गलत भी है, वो तो अपने घर में भी एक आधा गलत होता है। आप किस किस का इलाज करोगे? तो जालोर के कितने बच्चे? हमें थोड़ा हाथ ही खड़ा हुआ बच्चा। तो विभिन्न, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आप पधारे हुए सभी प्यारे शिष्यों का, साथियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय में से 1-2 घंटे यहाँ पे आपने दिए, और
हम भी शीतकालीन अवकाश में थे, 1 महीना पहले हमने प्लानिंग इनको पूछा था इन्होंने कि सर, राकेश जी ने, कि सर एक बार आओ ना, टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं, मिलना है। टेस्ट सीरीज का तो कुछ नहीं, मैंने कहा वैसे, और मिलना है तो मिल लेंगे। तो इन्होंने बढ़िया सा मैनेज किया पूरी टीम को, और आप सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे लिए मेरे लिए हमेशा से आदरणीय हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने किसी विद्यार्थी को कभी मेरे शब्दों से कड़वा जरूर बोलता हूँ, कई बार ऑफलाइन में ऐसे कई बार नाक भी काटता हूँ, लेकिन मेरे इंटेंशन गलत नहीं होते। तो कभी भी आपके असम्मान की या कभी भी सोचता भी नहीं हूँ, कभी दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं आपका खूब सम्मान करता हूँ। आप है तो ही हम हैं। शिक्षार्थी और शिक्षक का जो रिलेशन है ये अद्भुत है, इनको आप शब्दों में व्याख्या दे ही नहीं सकते। न मैं आपकी ब्लड रिलेशन में हूँ, हाथ खड़े करा देखो, आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी ये को भरोसा जो है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें शिक्षक और शिक्षार्थियों का संबंध है। एक माता पिता अपनी बच्ची को या बच्चे को किसी के हवाले नहीं कर सकता, वो सिर्फ शिक्षक के हवाले कर सकता है। उसको केवल शिक्षक पे भरोसा होता है कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा शिक्षक के पास सुरक्षित है। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं और अपनी निजी जिंदगी की समस्याएं मेरे पास साझा करते हैं इस भरोसे के साथ कि गुरुजी है तो गुरु को उन्होंने ईश्वर के सम्मान दर्जा दिया हुआ है। क्योंकि ईश्वर तो पता नहीं आपकी समस्या का समाधान करने कब आएगा, लेकिन फंसोगे तब लास्ट में फोन हमारे पास आएगा कि मार सामट एडी वीरी ना मैं फॉर्मर कोकर करो, क्योंकि भगवान उस समय याद नहीं आते, गुरु आते हैं। इसलिए एक शिक्षक का जो दर्जा है समाज में वो बहुत रेपुटेड है। आप सभी भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो भी और अधिकारी बनने वाले हैं, मैं आप सभी को यही कहूँगा, अपना व्यवहार बहुत बढ़िया रखें, अपना व्यक्तित्व अच्छा रखें और शिक्षक की परिभाषाओं पे खरा उतरें, ताकि हमारा जो ये शिक्षक समाज है, जो भी आगे आप जाओगे, कभी भी हमारी वजह से बदनाम नहीं हो। क्योंकि आजकल ये भी खबरें जब पढ़ते हैं तो दुख बहुत होता है कि क्या कुछ चीजें चल रही है। तो हम बात को अब थोड़ी देर में ही समाप्त करने वाले हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो, संख्या अच्छी खासी है, तो बहुत संयमित व्यवहार के साथ हमें उठना है और बहुत धीरे धीरे प्रस्थान करना है। क्योंकि बहुत जल्द हूँ तारे मई बड़े तो जदे मना थे तो वो तो गबीड़ देता हूँ, मुश्किल में बच गयो। हमारा कोट और बटन भी जाता है तो ठीक है, टूटता टूटता बच्चा पहन करी है तो ठाक तो थोड़ा सा क्या, अब देखो आप समझ सकते हो कि फोटो वाला तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई नाराज मत होना कि मान फोटो खिंचाए कौन। फोटो अपन बाद में भी खींच लेंगे, जिंदा है सारे, और जब भी कभी मौका मिलेंगे करते रहेंगे। और अब मुझे ये भरोसा है कि आप बढ़िया चयन लेंगे और चयन लेके और वापस मेरे तक सूचना पहुंचाओगे कि सर हम उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और हमारी नौकरी लग गई है, और अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो ऐसे बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि मंच पे लाएंगे। अगला कार्यक्रम फिर 1 साल बाद हम ज्ञानोदय 4.0 या 5.0 जो भी होगा हम वापस आएंगे, साल भर बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो इस मंच पे हम आपको बुलाएंगे जो जो इसका हिस्सा थे, और जो चयनित हुए हैं हम कुछ फिल्टर डालेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आना सफल हो और हमारा भी दूर से आना यहाँ सफल हो, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। और लास्ट में ये कहूँगा, सभी का सम्मान करें, सभी टीचर्स का सम्मान करें, अपने मटेरियल का सम्मान करें, किसी का भी विरोध वगैरह ये सब इन चीजों से ऊपर उठें आप। क्योंकि जब आप सुन के जाते हो तो कम से कम कुछ चेंज आपके भीतर आना चाहिए। मैं जब कई बार देखता हूँ ना सोशल मीडिया वगैरह पे या कुछ, तो कई बार बच्चों को ऐसे नेगेटिव बोलते करते किसी के खिलाफ वगैरह देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। हमारे को कोई पसंद नहीं है तो ठीक है ना, छोड़ दो बस। हमें अपनी जुबान क्यों खराब करनी, हमें अपना व्यवहार क्यों खराब करना। तो इस तरह से अपने आप को हर दिन श्रेष्ठ बनाएं। नया साल आने वाला है और नए साल में यही प्रण लेना कि हर दिन मैं अपने आप को ठीक करूंगा। आप अगर अपने आप को ठीक कर सकते हो और किसी को ठीक करना अपने बस की बात नहीं है।
और किसी को ठीक करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ अपने आप पे काम करें। और अभी हम कार्यक्रम को समापन करेंगे, सुरेंद्र जी करेंगे। उससे पहले मैं लास्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप बहुत धीरे धीरे आराम से संयमित व्यवहार के साथ जाना, क्योंकि देखो फोटो अभी पॉसिबल नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ अगर फोटो लेने में लग गया ना तो मुझे 2 दिन और बैठना पड़ेगा यहाँ पे। संख्या अधिक, आप इस बात को समझ सकते हो। कई मेरे प्रिय विद्यार्थी भी हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे कई सालों से जानते हैं, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, ये ऑफलाइन पढ़ के आए हैं, कुछ कई सालों से इधर है, सुरेश है, नवल वगैरह। इन सब ने कहा था सर एक बार रूम आ जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाएं होती है कि कमरे आओ, थोड़ा चाय पानी कर जाऊँ, लेकिन क्या है कि अब आप उस बात को भी समझना कि जाना इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक रूम में जाओ तो अब क्या, यहाँ पे सारे अपने बच्चे हैं, अब कहाँ कहाँ जाओगे आखिर आप। इसलिए अगर किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट करी है और मैं नहीं आ पाया हूँ तो आप दिल पे मत लेना, ऐसा मत सोचना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, या बड़ा छोटा कहीं होने, भाई नौकरी लगी, सरकार के कर्मचारी, इससे ज्यादा हम कुछ है नहीं। ठीक है, दुनिया में, भारत में कई सारे प्रोफेसर बैठे हैं, ठीक है, आपको मेरी बात ठीक लगती है इसलिए आप सुनने आए हो, बाकी आपको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, सिंपल सी बात है। तो कोई बड़ा नहीं है, समय बड़ा, मैंने आपको पहले बताया। आज हमारा चल रहा है, मेहनत करोगे तो 2 साल बाद आपका समय आएगा। इसलिए थोड़ा सा वो सेल्फी वाला और रूम वाला अपन नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि मेरा प्रयास तो था, मैंने पहले दिन को कहा था कर लेंगे, उन्होंने कहा सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इतना कुछ करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो किसी भी बात को दिल पे मत लेना, और यहाँ आने में करने में कोई समस्याएं वगैरह हुई है तो कोई बात नहीं, उसको डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें भी हैं, तो अच्छे अनुभव के साथ बाहर जाना, और उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ आना सफल हुआ होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।